नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। यूपी में घोसी विधानसभा सीट पर कल मतदान होना है। उसी के साथ जो प्रत्याशियों की किस्मत होगी वो कैद हो जाएगी। लेकिन उस मतदान से पहले कई सियासी घटनाक्रम आज फेरबदल हुआ। ओपी राजभर का एक वीडियो वायरल हुआ। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है और वहीं बीजेपी भी इलेक्शन कमीशन तक जाने की बात कर चुकी है। ऐसे तमाम काफी सारे घटनाक्रम मतदान से पहले हो गए। तो घोसी विधानसभा सीट पर क्या कुछ रहने वाला है, अभी तक का एनालिसिस क्या कहता है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ प्रशांत गुप्ता जी होंगे। सर, अभी तक का जो घटनाक्रम रहा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी थोड़ी सी लीड पे दिखाई जा रही थी, जिसको देखते हुए बीजेपी ने अपना पूरा खेमा उतार दिया वहां पे, तो क्या लग रहा है, आपका एनालिटिक क्या कहता है? देखिए, घोसी विधानसभा जो सीट है ये उसमें उपचुनाव हो रहा है और 2017 से लेकर अब तक ये चौथी बार चुनाव है। 2017 में जब चुनाव हुआ तो यहाँ से फागू चौहान जीते थे बीजेपी के टिकट पे और उसमें बीजेपी की एक लहर चली थी। बाद में जीत के 2 साल के बाद ही उनको बिहार के राज्यपाल बना दिया गया। फिर दोबारा चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद वहां पर बीजेपी की ही जीत हुई और मुख्तार अंसारी का बेटा वहां से लड़ा था और उसको हराया गया। फिर 2019 में चुनाव हुआ। दारा सिंह चौहान उस समय बीजेपी का साथ छोड़कर सपा के दामन पकड़ लिया था, सपा की साइकिल पर सवार हुए और सपा को वो सीट जिताकर दी। अब दारा सिंह चौहान सपा को छोड़कर एक बार फिर कमल थाम चुके हैं, बीजेपी के साथ में है। मंत्री भी थे पिछली सरकार में, योगी सरकार में, और एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर घोसी में जुड़ा है। देखिए, जातीय अगर समीकरण हम समझे वहां पर लगभग 4.25 लाख के आसपास वहां पे वोटर है, मतदाता है और इसमें 90,000 मुस्लिम वोट बैंक है, करीब 56,000 यादव है और 52 से लेके 50,000 से 55,000 के बीच में ही राजभर है। इसके अलावा चौहान वोटर है यहाँ पे और दलित करीब 70,000 के आसपास दलित है, 70 से 90,000 के आसपास। 90,000 जो मुस्लिम वोटर है उस वोटर में 70% पसमंदा मुसलमान है। ये वो वोट है जिसके ऊपर, जिसके सहारे बीजेपी अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, इन सब जगहों पर अपना गणित बैठाती रही है। पसमंदा मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने के लिए बीजेपी ने एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया है उत्तर प्रदेश के अंदर और बल्कि देश भर के अंदर, जिससे जो पिछड़ा मुसलमान है, मुसलमानों में पसमंदा मुसलमान, जिसे पिछड़ा मुसलमान कहते हैं, उसको अपने साथ में जोड़ा जा सके। इसीलिए वहां पे कैंप करने के लिए अल्पसंख्यक मंत्री और तमाम लोगों को उतारा गया। लेकिन अगर यही मुसलमान जो है वो कभी सपा का एक हार्डकोर वोटर रहा है, अब बीजेपी भले ही उस मुसलमान जो 90,000 वोटर है उसमें 70% पसमंदा मुसलमानों पर अपनी नजर गड़ाई हुई है। इनका काम क्या है? इनका काम है बुनकरी, इनका काम है कढ़ाई गढ़ाई, इस तरीके की चीजें। तो वो जो उद्योग है वो घोसी में एक बड़े स्तर पे था। पहले एक सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा जो इसमें बना हुआ है, वो अहम मुद्दा बना हुआ है यहाँ पर बिजली का। एक फ्लैट रेट दिया जाता था उन बुनकरों को, लेकिन वो फ्लैट रेट कम कर दिया गया जिससे कि बिजली की मार जो है वो इस बुनकर जो कारखाना या उद्योग कहें उसके ऊपर पड़ा। यही वजह है कि शायद बीजेपी को वहां पे दिक्कत आ रही है। दूसरा, जो बुनकरों की जो माल था उसको बाहर किस तरह से बेचा जा सके, इसके ऊपर कुछ खास काम नहीं किया गया। इसकी वजह से वहां पर जो बेरोजगारी है या फिर जिस तरीके से कहा जाना चाहिए कि जो परंपरागत उद्योग है उसको आगे बढ़ाया जाना था, वो नहीं बढ़ाया जा सका। यहीं पर अहम हो जाते हैं ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि 50 से 55,000 राजभर वोट है। वो वोट जो है वो राजभर, चूंकि उस इलाके में आते हैं, मऊ अगर बात करें तो मऊ जिले की एक घोसी विधानसभा सीट है, एक इलाका है मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ या जो पूर्वांचल का इलाका है, यहाँ पर एक राजभर वोटर एक अच्छा खासा है और राजभर वोटर पे अपना आधिपत्य दिखाते हैं या ओपी राजभर की वो राजभरों के मसीहा है और उनसे बड़ा वहां पर पूर्वांचल में कोई नेता नहीं है और जिसके दम पर वो राजनीतिक दलों के साथ में बार्गेनिंग करते हैं या अपने आप को दम ठोकते हैं कि बॉस अगर हम आपके साथ में रहेंगे तो हम इस इलाके में आपकी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये उनके लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। दारा सिंह चौहान जो है वो पिछड़े उससे आते हैं, पिछड़ा एक अच्छा खासा वोटर है। जैसे मैंने बताया कि आपको चौहान वोटर भी वहां पे अच्छा है, 50,000 के आसपास वोट है। लेकिन इन सब के बाद एक अहम जो वोटर है वो है दलित वोटर। दलित वोटर पिछले विधानसभा में अगर हम बात करें तो मायावती
जिस तरह से लड़ी थी चुनाव, वो कहीं खुलकर सामने फ्रंट पे नहीं आई थी, दिखी नहीं थी। और यहाँ तक भी अंदर खाने से सूचना मिली थी और हम लोगों को खबर और ये पुख्ता भी हुई बाद में कि बीएसपी का वोट जो है उसके निचले काडर ने बीजेपी को शिफ्ट करवाया था। तो वो शिफ्टिंग जो हुई थी वो इसलिए थी क्योंकि मायावती के फ्रंट पे आकर न लड़ना। हालांकि बीएसपी की परिपाटी रही है कि उपचुनाव में आमतौर पर बीएसपी चुनाव नहीं लड़ती अगर वो सरकार में नहीं है। मायावती तो जब सत्ता में रही तो उपचुनाव में लड़ी, लेकिन जब सत्ता में नहीं होती हैं तो वो उपचुनाव में नहीं आती हैं। ये उनकी एक नीति है और उस नीति पे चलती है। इस बार भी उन्होंने नहीं उतारा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें घोसी विधानसभा के बाकी गणित के ऊपर भी, तो कई सारे जो गठबंधन के जो अलायंस बना है इंडिया, अगर एनडीए के पास में ओम प्रकाश राजभर हैं वहां पे, या फिर संजय निषाद हैं पिछड़ी जातियों को संभालने के लिए, या फिर जो चौहान वोटर है जिसके दम पर उतारा गया है दारा सिंह चौहान को, या पिछड़ा वोटर है, और मुस्लिम समीकरण जो कि मैंने बताया 70% पसमानदा मुसलमान जो है, उनको साधने की दृष्टि से जिस तरह से गणित बैठाने की कोशिश की गई उसमें कामयाब कितनी हो पाएगी ये देखना होगा क्योंकि कल वोटिंग है। लेकिन सपा को भी वहां पे एक तो मुद्दा सबसे बड़ा बन गया है सुधाकर सिंह वहां के लोकल हैं, स्थानीय हैं, सपा के कद्दावर नेता हैं, इजीली अवेलेबल भी हैं। दूसरा वहां पे बाहरी वर्सेस स्थानीय एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। जैसे एक मुद्दा बना है बुनकरों का, उनकी बिजली की खपत का, रोजगार का, महंगाई का, और जो सबसे बड़ा एक परसेप्शन जो मुद्दा बना हुआ है वो है बाहरी वर्सेस स्थानीय। देखिए चुनाव कोई भी हो वो परसेप्शन पर लड़ा जाता है। मुद्दे सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए होते हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो किसी भी तरीके की चीजें हो, वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप या घेरने के लिए होते हैं। चुनाव हमेशा परसेप्शन पर लड़ा जाता है। तो परसेप्शन ये क्रिएट किया जा रहा है कि बीजेपी को लगातार यहाँ से जिताया गया, लेकिन बीजेपी से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 2 साल के बाद कोई आता है पार्टी छोड़ के, एक तो चले गए तो वो उनको राज्यपाल बना दिया गया, वो वहां चले गए, फिर उसके बाद जो आए तो उनको रिपीट नहीं किया गया, वो हार गए, फिर उसके बाद दारा सिंह चौहान को लेकर आए गए तो दारा सिंह चौहान को आपने जिताया, उन्होंने दल बदल लिया, वो दूसरी पार्टी में चले गए। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे उतारी जा रही हैं। और सुधाकर सिंह चूंकि वहाँ के स्थानीय हैं, लोगों के साथ में मेल जोल है, तो उनका थोड़ा सा अपर हैंड है। दूसरा, दारा सिंह चौहान वहाँ पे जीत कर आए, उन्हें जिस तरह से करना चाहिए था या जिस तरीके का उनको वहाँ पे उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था वो उस तरह से नहीं रह पाया इन पिछले 2 सालों में। तो इसलिए शायद उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है और फंसे ये चुनाव। इसीलिए कहा भी जा रहा है कि सपा इस यहाँ पर एज में है। दूसरा, कांग्रेस ने समर्थन कर दिया। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से ही महेंद्र राजभर, जिन्होंने अभी माफ करेगा सुहेलदेव समथिंग करके एक छोटी सी पार्टी बनाई है, उससे अलग होकर अपनी एक नई पार्टी का गठन किया है, तो वो भी समर्थन कर चुके हैं सपा को, कैंडिडेट को। आरएलडी ने समर्थन कर दिया, जो पीपल्स फ्रंट है वहां पे उसने समर्थन कर दिया। तो कई सारे जो छोटे दल हैं उनके जो भी 50-100 कार्यकर्ता होंगे उनका समर्थन, देखिए 100 कार्यकर्ता भी अगर किसी पार्टी में है तो वो 10 वोट को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से 100 से 1000 वोट हो जाते हैं। और एक छोटी विधानसभा में जहाँ पे 50 से 55% के करीब वोटिंग होनी है, वहां पे 1000-2000 वोट का बहुत महत्व हो जाता है और ये धीरे धीरे करके चीजें बदलती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा गणित अगर देखें तो इसीलिए शायद बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। तमाम मंत्री, सीएम, डिप्टी सीएम, सबकी ड्यूटी वहां पे लगी। मुझे लगता है कि शायद यही वजह थी, क्योंकि इतना डेस्परेट होना और इतना तमाम मंत्रियों को जाना, क्योंकि दारा सिंह चौहान कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। लोकसभा में बीएसपी के नेता सदन रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में बीएसपी के पुराने दिग्गज नेताओं में गिनती थी उनकी। इसका बीजेपी के दामन थामा। तो दारा सिंह चौहान भी एक पिछड़ों में अच्छा, एक दलितों में अच्छा नेता माने जाते हैं। लेकिन ऐसे में अब उनके लिए ये चुनाव जीतना इसीलिए शायद भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब चीजें और स्वरूप दोनों तो जो दलित वोट बैंक है, आपने कहा 60-70 हजार जो भी वोटर है, पिछली बार तो मायावती मतलब अब वो मायावती तो स्टैंड ही क्लियर नहीं है, तो वो वोटर कहाँ जाएगा? देखिए ये खबर कल परसों से आना शुरू हुई कि आखिर में ये वोटर कहाँ जाएगा, दलित वोटर। तो जो सूत्र बता रहे हैं कि मायावती ने अपना स्टैंड एकदम न्यूट्रल कर दिया है। बीएसपी वहां पे कह रही है कि अगर पसंद नहीं है तो आप नोटा पे वोट दे देना, आपको जो करना हो आप कर लेना। तो अब ये वोट जो गणित है, एक बहुत बड़ा गैप है। वो गैप को कौन फिल करेगा, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए 90,000 वोटर मुस्लिम वोटर्स है, अल्पसंख्यक वोटर है, और इतना ही लगभग 70 से 90,000 के बीच में वोटर जो है वो दलित वोटर है। वो वोट लगभग 1,80,000 के आसपास पहुंचता है। 1,80,000 का अगर हम 55% निकालते हैं तो लगभग 95 से 1 लाख वोट। ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। ये डिसाइडिंग फैक्टर में
गणित अब किसके पक्ष में जाती है। देखिए, अगर ये जब तक ये पासमानदा मुसलमान और अगड़ा मुसलमान और पिछड़ा मुसलमान की कहानी नहीं हुई थी, तब तक वोटों का डिवीजन नहीं होता था। क्या ये वोटों का डिवीजन इस बार नहीं होगा वहां पर? क्या मुस्लिम या अल्पसंख्यक जिस तरह से सपा के पक्ष में एक तरफा वोट करते हैं, उस तरीके से वोट होता हुआ आएगा? वो पैटर्न देखने को मिलेगा। क्या दलित पिछली बार जिस तरह से उसके पास कोई नेतृत्व नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, तो बीजेपी में गया था, इस बार भी क्या घोसी विधानसभा में बीजेपी में जाएगा, या फिर वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है? क्या वो भी शिफ्ट होगा? क्या वो देखेगा कि 2019 में सपा और बसपा दोनों मिलकर लड़े थे, क्या उसको नजर आ रहा है कि इंडिया अलायंस बन रहा है, इंडिया बन रहा है, तो उसमें बीएसपी की भी एक भूमिका हो सकती है? हालांकि मायावती उसमें साफ तौर पर मना कर चुकी हैं। तो ये तमाम गणित हैं, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और देखिए, चुनाव विधानसभा के एक दिन पहले बहुत कुछ बदलती हैं चीजें, जो वोटर को अपने पक्ष में ले जाता है, क्योंकि स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, परसेप्शन एक हावी होता है। तो स्थानीय मुद्दों पे जो जितना और अभी जो चल रहा है, जैसे अभी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच की नई कड़ी बीजेपी ने शुरू कर दी है कि इनमें कोल्ड वॉर चल रहा है। पहले राजभर ने बोला, फिर उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी आया, तो ये कुछ प्रभावित करेगा वहां पे? देखिए, ये लगातार ये बयानबाजी जो है, देखिए मैंने आपको कहा ना कि बीजेपी के लिए लगातार क्योंकि अभी आपने कहा ना परसेप्शन से, बिल्कुल 40 से 50 मंत्री, बड़े बड़े नेता, संगठन के लोग, तमाम लोग एक उपचुनाव में लग गए एक विधानसभा सीट को जिताने के लिए। यह परसेप्शन की ही लड़ाई है, क्योंकि अगर घोसी विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी अगर उपचुनाव हार जाती है बीजेपी, तो यह परसेप्शन उसका बहुत नेगेटिव बनेगा। ये वो भी तब जब दारा सिंह चौहान जब वहां से सिटिंग विधायक थे, छोड़कर आए, दोबारा चुनाव लड़े, पार्टी को छोड़ा, दोबारा चुनाव में जा रहे हैं और वहां पे हार जाते हैं। एक बड़ा नेता, पिछली बार कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, और ऐसे में सरकार, पूरा तंत्र, प्रशासन सब लगा रहा, और उसके बावजूद भी अगर ये निगेटिव परिणाम आ गए या निगेटिव हो जाता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि निगेटिव आएंगे, तो ये परसेप्शन क्रिएट करेगा। और ये परसेप्शन ही जो चुनाव है वो पूर्वांचल की धुरी को बदल सकता है। देखिए, अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में पिछले 2019 के चुनावों में सपा ने एक अच्छा वोट बैंक लेकर आई थी। देखिए, ये माना जा रहा था कि शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश से उसको नुकसान होगा, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश से बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ। बीजेपी की अच्छी खासी बढ़त में रही, सबसे ज्यादा नुकसान उसको पूर्वांचल से हुआ। तो पूर्वांचल का जो इलाका है, मऊ, गाजीपुर, बनारस, माफ करिएगा, आजमगढ़, ठीक है, तो ये सब जो इलाके हैं, इन सब बेल्ट में, गोंडा, बस्ती, इन सब बेल्ट में एक सपा का अच्छा एक जनाधार है। उस जनाधार को में ये परसेप्शन की एक भूमिका बनाएगा। अगर घोसी उपचुनाव में सपा मात देने में कामयाब हो जाती है बीजेपी को, तो ये एक बहुत बड़ा परसेप्शन। और वैसे भी ये सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, और इंडिया वर्सेस एनडीए हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यूपी के अंदर तो ये इंडिया वर्सेस एनडीए है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उपचुनाव है और इसके बाद जो भी चुनाव होने हैं वो सीधे लोकसभा के चुनाव होंगे, और उससे पहले कोई इस तरह के कोई चुनाव नहीं है वहां पर। तो ये एक तरीके से उपचुनाव, या देखा जाए कि चावल जब पकता है तो हम 2-3 दाने निकाल के ऊपर से देख लेते हैं भगोने में या कुकर में कि चावल पक गया है कि नहीं पक गया है। तो वो उस तरीके से आप मान लीजिए कि पूर्वांचल की राजनीति किस तरफ जा रही है, वो इस घोसी उपचुनाव से बहुत हद तक तय भी होगा और क्लियर भी होगा। अब डेस्परेटनेस, आप देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेजी के साथ, ओम प्रकाश राजभर का, लगातार उस पर समाजवादी पार्टी भी कमेंट कर रही है, लेकिन बड़ा बचकर, क्योंकि उसे मालूम है कि वहाँ पे राजभर वोट एक बहुत अच्छा खासा वोट बैंक है, डिसाइडिंग फैक्टर है, इसलिए राजभर जी के ऊपर सीधे तौर पे अटैक नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि देखिए, राजभर जी की बड़ी डांट पड़ती है, वहाँ पे उनको बड़ा सुनने को मिलता है, कोई इज्जत नहीं है राजभर जी की बीजेपी में। लेकिन वो जो वायरल हो रहा है वीडियो, और अगर, क्योंकि हालांकि उसमें राजभर जी का ये आया है कि पुराना वीडियो है, लेकिन वो योगी जी की बात कह रहे हैं कि योगी जी फोन करके पूछ रहे हैं लगातार, क्या जवाब दूं, मुझे डांट पड़ रही है, गाड़ी मेरी कहाँ चलेगी, गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं। तो ये डेस्परेटनेस दिखा रहा है कि वो जो प्रेशर भी है, वो जो प्रेशर है, वो कोऑर्डिनेशन है, वो कहीं ना कहीं चूक हो रहा है। यानी कि आपको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, बूथ पे खड़े होने वाले लोग कहाँ हैं वो, और अगर बूथ पे खड़े होने वाले लोग हैं तो क्या वो मोटिवेट कर पा रहे हैं, वो वोटर्स को बूथ तक लाने में कामयाब हो पाएंगे आपके पक्ष में, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो जो डेस्परेट जो दिख रहा है, जो डेस्परेटनेस दिख रही है उनके बयानों में या फिर उनकी बातचीत में, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है फिलहाल। लेकिन हो सकता है कि रात तक समझ जाए, कल सुबह कुछ और नज़ारा हो, और जब नतीजे आए तब कुछ और नज़ारा हो, तो ये देखने वाली बात है। लेकिन जो जातीय समीकरण है या फिर जो वहाँ के मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उसमें बहुत हद तक जातीय समीकरण की बात करें तो बीजेपी और सपा दोनों में कांटे की टक्कर है। मुद्दे जो हैं उसमें बीजेपी कई जगह पे पिछड़ी हुई है। तो ये तमाम इश्यूज हैं,
तो कुल मिलाकर के ये देखना होगा कि कल जब मतदान होगा, वोट डाले जाएंगे और उसके बाद 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें क्या कुछ होगा, क्योंकि ये चुनाव यूपी के अंदर इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए के तौर पे देखा जा रहा है और उसमें किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, ये लगभग तय करेगा यूपी के अंदर कि आगे 2024 के लोकसभा चुनावों में क्या होने वाला है। तो हमारी इस पर पूरी नजर रहेगी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप News 24। शुक्रिया।